सलाम, मेरा नाम मोहम्मद जौन हुसैन है। तेहरान से इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं। सुबह के 1:30 बज रहे हैं। 2 मार्च है। और बात करना चाहूँगा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल ख़बरों के ऊपर कि जो खबरें चल रही हैं आयतुल्लाह खामनेई की शहादत से रिलेटेड, और जो खबरें चल रही हैं सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर से रिलेटेड। और बात करना चाहूँगा यूएस के अटैक्स के ऊपर कि यूएस ने अटैक्स कहाँ कहाँ किए ईरान के अंदर, और ईरान ने कहाँ कहाँ रिटेलिएट किया, और जो रिटेलिएट किया है वो बेसिस के ऊपर किया है या सिविलियन एरियाज़ के ऊपर किया है, और क्यों किया है ऐसा ईरान ने। और बात करेंगे हम एग्जैक्टली कि यूएस चाहता क्या है ईरान से, और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले बात शुरू करूंगा ये बताने से कि झूठी खबरें बहुत सारी फैल रही हैं ईरान से मुतालिक। मिर्च मसाला ज़ाहिर है लोगों को देने के लिए कुछ लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, जानबूझ के भी कर रहे हैं, और कुछ जो है वो नादानी में भी कर रहे हैं। पहली जो झूठी खबर है वो है खामनाई साहब की शहादत से रिलेटेड। देखिए, खामनाई साहब की शहादत किस तरीके से हुई, इसके ऊपर कोई क्लियर अकाउंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो लोग कह रहे हैं कि वो बंकर के अंदर थे, 46 ऑफिशियल्स उनके साथ मौजूद थे, और उन ऑफिशियल्स में से एक बंदे ने बाद में जब बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए, 30 बॉम्ब, तो उसके बाद उसने उठ के तस्वीरें ली और जो है वो बाहर निकल गए। और मतलब ये अजीब सी एक बात है जो समझ में ही नहीं आने वाली बात कि आयतुल्लाह खामनाई बंकर के अंदर थे उन ऑफिशियल्स के साथ, और उनमें से जब अटैक हुआ तो सारे ऑफिशियल्स मर गए, और वो जो गद्दार ऑफिशियल था उसने तस्वीर ली और वेरिफिकेशन की, और वो बाहर भी निकल गया बंकर के अंदर से। इट मेक्स नो सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि मेरी मालूमात के मुताबिक जो आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हुई है वो किसी बंकर के अंदर नहीं थे। वो ऑल्दो ऑफिशियल्स उनसे मिलने आए हुए थे, कुछ ऑफिशियल्स थे जो मिलने आए हुए थे, लेकिन जो पहला अटैक हुआ यूनाइटेड स्टेट्स का ईरान के ऊपर, उसके अंदर जो कंपाउंड पे हमला किया गया उसमें आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए हैं। उस वक्त उनके घर वाले भी थे, जिनमें उनकी बेटी, दामाद, बेटा, उनकी जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो, उनको शहीद किया गया। साथ साथ कुछ ऑफिशियल्स भी इनके अंदर शहीद हुए हैं। पाकपुर साहब का नाम कंफर्म हो चुका है, अली शाम खानी का नाम कंफर्म हो चुका है। तो ये जो स्पाइसी बातें हैं, मिर्च मसाले वाली बातें हैं, इनके ऊपर प्लीज़ यकीन नहीं करें। मैं बोल चुका हूँ, मान चुका हूँ कि बिल्कुल इसके अंदर इंटेलिजेंस फेलियर है, और इतना बड़ा काम बगैर इंटेलिजेंस फेलियर के नहीं हो सकता। और मैंने जब ये बात रेज़ की तो मुझे कहा गया कि जी वो तो बंकर में नहीं जाना चाहते थे, और मुझे बताया गया कि वो कह रहे थे कि नहीं, मैं बंकर में क्यों जाऊँ, मेरी अवाम बाहर है तो मैं बंकर में क्यों जाऊँ, और मेरी ज़िंदगी जो है वो खुदा की अमानत है तो मैं बंकर में नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर भी लोग तो नहीं चाहते थे कि उनकी शहादत हो। उनके लिए बड़ा एजाज़ है शहीद होना। एक बंदा जो बुज़ुर्ग, 90 साल का तकरीबन बुज़ुर्ग, जिसका एक हाथ काम नहीं करता, जो पूरी ज़िंदगी हक़ के लिए आवाज़ उठाता रहा है, बग़ैर मज़हब देखे, बग़ैर रेस देखे, बग़ैर ज़बान देखे। साउथ अफ्रीकन अपार्थाइड में सियाह लोगों का सपोर्ट करना, क्यूबा में सपोर्ट करना लोगों को, फ़लस्तीनी ग्रुप्स को सपोर्ट करना, बग़ैर देखे कि वो शिया हैं या सुन्नी हैं। तो शहादत उनके लिए नसीब होना, ज़िंदगी भर वो हेल्दी रहे, जबकि उनका एक हाथ जो है वो नहीं काम करता था बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। लेकिन बहरहाल उनके लिए शहादत एक एजाज़ थी, और लोग तो नहीं चाहते थे कि वो शहीद हों। तो बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है इसमें। लेकिन काइंडली जब तक कंफर्मेशन नहीं आती इस चीज़ के ऊपर कि वो किस तरीके से शहीद हुए, झूठी बातों पे यकीन ना करें। पहले भी ये खबरें आ चुकी थी कि रशिया वो चले गए हैं या वो बंकर के अंदर चले गए हैं, वो खबरें भी झूठी थी। और जो खबरें आ रही थी उनकी शहादत से रिलेटेड, और उसके अंदर जो कन्फ्यूजन हुई, क्योंकि खबर ये मिल रही थी और फॉरेन ऑफिस ने भी कंफर्म किया पब्लिकली। अब्बास अराक्ची ने इनफैक्ट इंटरव्यू के अंदर भी बोला कि आयतुल्लाह खामनाई इज़ वेल एंड अलाइव। मुझे खुद कंफर्मेशन मिली फॉरेन ऑफिस के लोगों से, और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से मुझे कंफर्मेशन मिली कि आयतुल्लाह खामनाई इज़ वेल एंड अलाइव। इसीलिए मैंने भी कहा, मैं पूरा दिन कहता रहा कि ही इज़ अलाइव एंड वेल, इतने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा काम कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स, इस हद तक वो जो है वो गिर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट जो बातें होती हैं वो सुप्रीम लीडर के हवाले से होती हैं कि आयतुल्लाह खामनाई ने 3 नाम दे दिए थे कि इन तीनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर लें, और नए सुप्रीम लीडर जो हैं वो अली रज़ा अरफ़ी, आयतुल्लाह अली रज़ा अरफ़ी हैं। ये खबर सच नहीं है। कोई सुप्रीम लीडर का सिलेक्शन इस वक्त नहीं हुआ है। जो अली रज़ा अरफ़ी, आयतुल्लाह अली रज़ा अरफ़ी हैं, वो इंटरिम लीडरशिप काउंसिल का हिस्सा हैं, क्योंकि वो गार्डियन काउंसिल से हैं। जुडिशरी के हेड मोहसिन एजाई जो हैं वो जुडिशरी के हेड हैं, और मसूद पेज़ेश्कियान प्रेसिडेंट हैं। तो इन तीनों को मिलकर डिसीजन मेकिंग का जो है वो अथॉरिटी मिली है कि वो डिसीजन लें। सुप्रीम लीडर के इलेक्शन होता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू, और जब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि इलेक्टेड इदारा है, जब वो डिसाइड करेगा, जब वो इलेक्ट करेगा कि कौन सुप्रीम लीडर है नेक्स्ट, तब आपको पता चलेगा कि वो कौन सुप्रीम लीडर है ईरान के अंदर। तो कोई सक्सेशन नहीं है, कोई ईरान कोई डिक्टेटरशिप या मोनार्की नहीं है कि यहाँ पे सक्सेशन के ऊपर लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, और या बादशाह के निज़ामों के उनके जो है औलाद में से कोई आके बैठ जाएगा। आगे हम बात करते हैं ईरान से मुतालिक जो हमले हो रहे हैं, और ईरान के अंदर क्या हमले हुए हैं, और
यूएस के ऊपर जो ईरान ने हमले किए हैं वो कहाँ कहाँ किए हैं, इसके ऊपर बहुत सारी फजूल बातें लोग करते हैं कि मिडिल ईस्ट के ऊपर ईरान हमला कर रहा है और सिविलियंस मर रहे हैं। उसको बताने से पहले, सारे बेवकूफ़ाना और कॉमेडिक बातें डिस्कस करने से पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के अंदर कहाँ कहाँ अटैक किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के अंदर 31 प्रोविंसेस में से 20 प्रोविंसेस को अफेक्ट हुआ है इन अटैक से। और इसके अंदर तेहरान के अंदर वेस्टर्न इलाकों में और सेंट्रल इलाकों में मोस्टली जो है अटैक्स कॉन्सेंट्रेटेड रहे हैं। अभी तक धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, धमाके हो रहे हैं, चल रहे हैं अटैक्स। सिविलियन कैजुअलिटीज़ इसके अंदर, मैं अगर अपना एस्टिमेट आपको बताऊं तो कम से कम इसके अंदर इजीली 600 to 800 लोग जो है वो शहीद हुए हैं। और दो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स भी कहते हैं कि 250 से लेकर 350 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि नंबर कई ज़्यादा हो सकता है। आई एम वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग दिस टू यू और सेइंग दिस टू यू। ईरान के अंदर जो पार्चिन फैसिलिटी है उसके ऊपर अटैक हुआ, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के ऊपर अटैक हुआ, ड्रोन फैसिलिटीज़ के ऊपर, मिसाइल फैसिलिटीज़ के ऊपर, साइलोस के ऊपर, बेसिस के ऊपर, और लॉन्चिंग पैड्स जो थे ईरान के उसके ऊपर हमला हुआ। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हमला हुआ वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन IRGC के बेस के ऊपर हमला हुआ, सेपा के बेस के ऊपर हमला हुआ, और बसीज के बेस के ऊपर भी हमला हुआ। और कुछ हमले डिलिबरेटली सिविलियंस के ऊपर किए गए, बगैर किसी बेस करीब होने के बावजूद, बगैर किसी रेजिडेंशियल एरिया में कोई जनरल वहाँ पे हो, उसके बावजूद मीनाब के अंदर जो 150 शहादतें, छोटी बच्चियों की, एलिमेंट्री स्कूल जाने वाली बच्चियों की जो शहादतें हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई हैं ताकि ईरान को मैसेज मिले कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो हम तुम्हारे सिविलियंस को मारेंगे। और ये कोई हैरान कुन बात नहीं है, इसराइल तो ये डेली बेसिस के ऊपर गाज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर कर रहा है, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो नया नहीं है। अगर ईरान के रिस्पॉन्स की बात करें कि ईरान ने रिस्पॉन्स कहाँ किया है और कितनी फेटालिटीज़ हुई हैं, ईरान के मुताबिक 560 US सोल्जर्स इस वक्त अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं। या तो मर चुके हैं या तो इंजर हो चुके हैं, और नंबर्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अमेरिका ऑब्वियसली इसको नहीं बताता, बट 560 वहाँ पे, और इसराइल के अंदर भी 200 से ज़्यादा लोग इस वक्त अपनी जानें खो चुके हैं। ये आपको पता नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं इसराइल के अंदर तो कम अटैक कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान इस वक्त अपनी 9th वेव लॉन्च कर रहा है, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वेव होगी जो ईरान की होगी। अब इसके अंदर जो न्यू टेक्नोलॉजी की हाइपरसोनिक ग्लाइडर मिसाइल्स हैं और जो क्लस्टर टेक्नोलॉजी रखती है वो भी इस्तेमाल होंगे, आप ये देख लीजिएगा खुद से। और इसराइल के अंदर इतनी सेंसरशिप है कि वो नहीं बताते अपने नंबर्स, लेकिन ऑब्वियसली UAE के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, जॉर्डन के अंदर, डिफरेंट, सऊदी अरब और इराक इनफैक्ट इनके ऊपर भी अटैम्प्ट हुआ है, कतर के अंदर फॉर एग्जांपल हुआ है। तो उसके अंदर जो है वो क्लियर है कि आपके सामने कि ईरान ने किस तरीके से उनके ऊपर जो बेसेस हैं इन मुल्कों के अंदर अब उनको टारगेट किया है। क्यों टारगेट किया? और ईरान कुछ माशाल्लाह हमारे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लिबरल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का ऑब्वियसली, बट कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लिबरल्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, दुबई के अंदर अटैक नहीं करना चाहिए था, मिडल ईस्ट के अंदर अटैक नहीं करना चाहिए था, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो ईरान को बंद नहीं करना चाहिए था क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस रेज हो रही हैं तो दुनिया को नुकसान हो रहा है। भाई आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये जो अरब ममालिक हैं, ईरान पहली बात तो हर बेस के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, तुर्की के अंदर उन्होंने अटैक नहीं किया, आज़रबाईजान के अंदर जो बेसेस हैं उनके ऊपर अटैक नहीं किया, जबकि सख्त दुश्मनी रही है ईरान और आज़रबाईजान की जंग, पिछली जंग के दौरान, क्योंकि एयरबेस यूज़ हुए थे। लेकिन ओमान के अंदर भी नहीं किया क्योंकि इन मुल्कों ने प्रॉमिस किया था कि हम नहीं करने देंगे US को अपनी फैसिलिटीज़ यूज़, और नहीं की US की फैसिलिटीज़ यूज़ वहाँ पे। जितनी भी फैसिलिटीज़ यूज़ हुई हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि जो F-35s हैं, जो स्ट्रैटो टैंकर्स हैं, रिफ्यूलर्स हैं, ग्राउलर्स हैं, E-18 सेंट्रीज हैं, वो सारी कहाँ जा रही हैं? वो सारी UAE में जा रही हैं, वो सारी बहरीन के अंदर जा रही हैं, वो सारी फॉर एग्जांपल दूसरी जगहों पे जा रही हैं। और रिकॉनेसेंस इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा कतर के अंदर भी है, जिसकी वजह से उसको टारगेट किया गया। मैं एग्जैक्टली बताता हूँ आपको किस तरीके से। जो बात करते हैं बहरीन की, जो फार बेस और नेशनल सिक्योरिटी एक्टिविटी बेस, जो US का 5th फ्लीट का कमांड है, उसको टारगेट किया गया। एब्राहम लिंकन को जो सपोर्ट मिल रही थी वो सारी उसी बेस के थ्रू मिल रही थी, सारी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट वहीं से मिल रही थी। तो एब्राहम लिंकन तो पहला वेव लॉन्च करके टॉमाहॉक मिसाइल्स का वो पीछे चला गया 2000 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है ईरान जिस जिस कैरियर को सपोर्ट मिला है जहाँ से, तो उसी को टारगेट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो हार पहनाएगा। और जो UAE के अंदर जो अटैक हुए, इंटेंस अटैक्स आप देख रहे हैं, ये मुसलमान बरादर ममालिक जो माशाल्लाह इसराइल और अमेरिका के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात भी हैं, और जिनके डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं हैं उनके अनऑफिशियली इनडायरेक्टली इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि आज तक माशाल्लाह फ़लस्तीन का जो मसला है, जो मसलियातन इन्होंने ताल्लुकात बनाए हुए थे, वो आज तक हल नहीं हुआ। और जो फ़लस्तीन को डिफेंड कर रहा है उनके ऊपर अटैक करने के लिए मशीन गने, और जाहिर बात है आपके घर के सामने अगर कोई पड़ोसी आपका चौकीदार बिठा दे, उसको मशीन गन दे और बोले कि मारो पूरा दिन, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अब आपको गुलाब ला के देंगे, आप उनको गुलाब जाके देंगे? तो जाहिर सी बात है जो US की एसेट्स है
अब ये सिर्फ बेसिस तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जबकि बेसिस के ऊपर ही प्रिडोमिनेटली अटैक्स हो रहे हैं, बल्कि CIA की फैसिलिटी फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर जो मौजूद है, जिसके थ्रू पूरा स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन रन होते हैं, इनके जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस जो अलग से बने हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स के इन रीजन्स के अंदर, उनके ऊपर डायरेक्टली टारगेट किया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की बात की गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने क्यों बंद किया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद करने से जो है वो ऑयल प्राइसेस राइज हो गई। भाई यहाँ एक मुल्क के हेड को जो है वो बेदर्दी से इलीगली शहादत उनकी हो गई है, और आप कह रहे हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों बंद किया? क्यों ना बंद करे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? पहला सवाल ये है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो पूरी बाउंड्री है, जो चोक पॉइंट की है, वो ईरान के अपने मैरिटाइम बॉर्डर में आती है, तो ईरान तो लेजिटिमेटली आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर और आर्टिकल 51 यूज करते हुए उस राइट को एक्सरसाइज करेगा। अगर आपका कंसर्न ये है कि तेल जो है वो महंगा हो रहा है, तो ईरान का तो कंसर्न नहीं है। वो ईरान तो अपनी, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के बाहर अगर यूनाइटेड स्टेट्स अपनी फौजें लेके पहुंच जाए इसराइल के कहने पे और बोले कि डीन्यूक्लियराइज करो वरना मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, मैं तो तुम्हारे लीडरान को मार दूंगा, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया जो है वो फिक्र करे कि पाकिस्तान से मछली आ रही थी हमारे मुल्क में, वो मछली बंद हो गई है? पाकिस्तान तो जो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है वो करेगा, और ईरान ज़रूर करेगा। और ईरान के ऊपर क्रिटिक अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा होती है जब ऐसा होता है। हमारे जो लिबरल हैं उनको चाहिए कि अच्छे लोग, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर तैमूर रहमान जैसे लोग, जो अमार अली जान जैसे लोग, और जिब्रान नासिर जैसे लोग, उनको देखें ना। वो भी तो लिबरल लिबरल कैटेगराइज तो नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन आम जबान में जो लिबरल फिक्र है उसके अंदर वो भी तो लोग हैं ना जो हक की बात करते हैं। तो US वीज़ा के चक्कर में प्लीज़ आप अपनी ये टेंशन नहीं लेंगे, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। बहरहाल कतर के अंदर भी यूनाइटेड स्टेट्स का जो रेडार सिस्टम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रेडार सिस्टम था, जिसको आई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता था इन द मिडल ईस्ट, 5,000 किलोमीटर के रेडियस था उसका, $1.1 बिलियन उसके उसके ऊपर खर्च आया था। उसको ईरान ने टारगेट किया, और बिल्कुल जस्टिफाइड था टारगेट करना इन माय ओपिनियन। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पे लॉजिस्टिकली जो रिकॉनेसेंस हो रही थी वो वहीं से हो रही थी। और उसके साथ साथ दूसरे जगहों के अंदर, कुवैत के अंदर फॉर एग्जांपल बेसिस हैं, उनको टारगेट किया गया। आरिफ जान बेस को, मुबारक बेस को, इन लोगों को टारगेट किया गया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो आपको पता ही है कि जबल अली पोर्ट, जो मरीना का इलाका है, फुजैरा एयर बेस है, अल-दफरा एयर बेस है, इन सब के ऊपर टारगेट किया गया। क्योंकि माशाल्लाह से हमारे मुसलमान बरादर मुल्क जो हमें वीज़ा भी नहीं देता, वो इसराइल के जो वीज़ा फ्री एक्सेस है उनके साथ इतनी अच्छी दोस्ती रखा हुआ है कि वो टैक्स के लिए उनको ज़मीन दे रहा है। तो मुसलमान बरादर मुल्क के साथ जो है वो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो करेगा ईरान, ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठा रहेगा। सऊदी अरब के साथ भी यही मसला था कि उन्होंने पीछे से कॉलें कर करके यूनाइटेड स्टेट्स को बोला कि प्लीज़ अटैक करें, अगर आप अटैक नहीं करेंगे ईरान मजबूत हो जाएगा। तो और उसको सपोर्ट भी यूनाइटेड स्टेट्स के जो 75 तकरीबन F-35 फाइटर्स आप ट्रैक कर सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी से, वो खड़े हुए थे सऊदी अरब के अंदर, डिफरेंट एयर बेसिस के अंदर, प्रिंस सुल्तान एयर बेस के अंदर भी खड़े हुए थे, अमीर जो इनका तबूक बेस है, खमीस बेस है, इनके अंदर खड़े हुए थे। तो क्यों ना अटैक करे ईरान? जॉर्डन अनदर एग्जाम्पल हो, तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि जॉर्डन को क्यों अटैक किया। और इराक के अंदर जो बेस है US के, वो भी अरबील के अंदर अटैक हुआ है उसके ऊपर भी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशन स्टोरेज होती है, और उसके ऊपर भी जो है जो फोर्सेज हैं उनका जो स्टॉक पाइल है उसको वो डायरेक्टली एक थ्रेट है ईरान के लिए। तो खुलासा दे दूं कि अभी जो आखिरी जो वेव, अभी आखिरी तो नहीं खैर, जो 9th वेव चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अटैक होने वाला है इसराइल के ऊपर। हो गया है लॉन्च, आपको जब तक ये वीडियो वसूल हो तब तक आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। डिस्पाइट ऑल द सेंसरशिप इन इसराइल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा नुकसान, और ये सबसे ख़तरनाक हमला होने वाला है। लोग जो कह रहे हैं कि सीज़ फायर हो जाएगा, ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं कर सकता और आयरन डोम को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ये बुत पहले भी ईरान तोड़ चुका है, और ये बुत इस दफ़ा भी ईरान ने तोड़ के दिखाया पार्शियली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके। और 7 मुल्कों के साथ जो उनके मिलिट्री एसेट्स अमेरिका के मौजूद है उनके साथ एंगेज करके अलॉन्ग विद इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जो ईरान कर रहा है वो अकेला अकेला खड़ा हुआ कर रहा है। तो ये सारे बुत ईरान तोड़ चुका है, और अभी आपको नज़र आएगा कि ये जंग रुकेगी नहीं, ये जंग बढ़ेगी, ये एस्केलेट होगी, और ईरान नहीं रुकेगा। ये आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करना कोई छोटा वाक़या नहीं है। दुआ करें इंशाल्लाह कि लोग सही रहें, सलामत रहें। US के अटैक्स इंटेंसिफाई हुए हैं क्योंकि ईरान ने 3 US और UK के ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाया, उनको भी उड़ा दिया। और अब मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि US सोल्जर्स की बहुत जल्द आपको खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि US सोल्जर्स जो हैं वो अपने इंतकाम तक पहुंच चुके हैं। शुक्रिया।